डिस्क्लेमर वीडियो यूके नोवेल बाय चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कॉल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई कॉन्टेक्ट। चैप्टर 6 अगेन मीट रंजना एंड एसटी टीवी। अगली सुबह सुपर्णा रंजना को बुलाने के मकसद से अस्तित्व के कमरे में जाती है। वह कमरे में जाकर देखती है तो उसकी नज़र जमीन पर सो रही रंजना पर जाती है। रंजना जमीन पर सोई हुई थी, उसके नीचे न कोई कंबल थी और न ही कोई कपड़ा। उसे इस कदर देखकर सुपर्णा उसे देखती ही रह जाती है। इतना अच्छा बेड होने के बावजूद रंजना जमीन पर ही सो गई। सुपर्णा रंजना के पास जाकर उसे बुलाने लगती है। रंझा रंझा। रंजना को जब 2-3 बार आवाज देती है तो रंजना भी होश में आ जाती है। वह अपनी आंखें खोलकर सुपर्णा को देखती है। सुपर्णा फिक्र से कहती है, रंझा आप नीचे क्यों सो रही हैं? हमने आपको बेड पर सोने के लिए मना नहीं किया था। रंजना एक नज़र बैग की ओर देखती है, फिर सुपर्णा को देखती है। सुपर्णा को समझ आता है कि शायद रंजना की यह आदत थी, वह बेड पर ना सोती हो। सुपर्णा उससे कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, आप जाकर तैयार हो जाए। रंजना कुछ नहीं कहती। इतना बोल वह अपना लाया हुआ सामान दिखाते हुए कहती है, ये सारा सामान हमने यहाँ रखा है, आप तैयार होकर नीचे आइए। ठीक है। रंजना धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। सुपर्णा अब कमरे से निकल जाती है। रंजना अब फिर एक बार चारों तरफ देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर को पहचानती ही न हो। वह ये भूल ही चुकी थी कि कल ही वह इस घर की सबसे छोटी बहू बनकर आई है। दीवान परिवार में किसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक अकेला जो सबसे छोटा बेटा था, उसी ने पहले शादी रचा ली। वो भी उसे भी कौन सा इस शादी के बंधन में बंधना था। उसने तो बस जिंदगी बर्बाद करने के मकसद से शादी की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है उसकी कोई गुनाही ही नहीं थी। उसका इन सब मैटर से कोई नाता नहीं था। रंजना धीरे से उठकर खड़ी होती है और थाल पर रखी चीजों को देखती है। आज सुपर्णा ने उसे साड़ी लेकर नहीं दी थी, आज उसने एक अनारकली सूट लेकर दी थी। वह सूट चटक लाल रंग की थी जो दुल्हनों के लिए ही बनाई गई थी। रंजना कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वह देखती है तो बस देखती रह जाती है। वॉशरूम भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वॉशरूम देखकर रंजना के चेहरे पर परेशानी झलक पड़ती है, क्योंकि वहां शॉवर था, बाथटब था, लेकिन वहां न कोई मग थी और न ही कोई बाल्टी। नंदना को शॉवर चलाना नहीं आती थी। उसने तो जिंदगी में पहली बार इतना मॉडल शॉवर देखा था। वह शॉवर अभय के घर जैसा नहीं था, बहुत ही ज्यादा मॉडल था। वही रंजना अभय के घर में रहती थी, तब भी उसने शॉवर का इस्तेमाल नहीं किया था। वह तो बाल्टी और पानी मांग लिया करती थी। रंजना बाथटब के सामने जाती है। वहां नल को कैसे चालू किया जाता है उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि नल को कोई हैंडल ही नहीं था, घुमाने वाला भी नहीं था। रंजना बहुत परेशान हो चुकी थी, उसे कुछ आता ही नहीं। असल में इन सब नल में सेंसर लगा हुआ था। रंजना इधर उधर घुमा लेती है पर फिर भी कोई पानी नहीं निकलती। रंजना अब चारों तरफ देखती है, उसे कुछ भी नहीं मिलती। रंजना अब सुपर्णा को बुलाने के लिए जाती है। वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है वह किसी से टकरा जाती है। रंजना सिर उठाकर देखती है तो उसकी नज़र शिवांश पर जाती है। शिवांश रंजना को देखकर कहता है, आई एम सॉरी भाभी। रंजना बस सिर हिलाती है। शिवांश उससे पूछता है, क्या हुआ, आप इतने जल्दी में कहाँ जा रही हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रंजना अपने हाथों से इशारा करती है। शिवांश बहुत गौर से रंजना के बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। रंजना पानी को लहराते हुए दिखा रही थी। शिवांश एकदम से कहता है, पानी। रंजना हमें सिर हिलाती है, फिर अपने हाथों को लहराते हुए न दिखाती है। शिवांश अच्छे से समझते हुए कहता है, पानी नहीं आ रहा। रंजना तुरंत हाँ में सिर हिलाती है। उसे इस बात की खुशी थी कि किसी को तो उसकी लैंग्वेज समझ आई। शिवांश अब अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, मतलब आपको पानी पीना है, लेकिन कोयला नहीं रहा।
शिवांश ने पहले तो सही गैस किया था, लेकिन बाद में उसने अपना दिमाग लगाकर सब चौपट कर दिया। रांझना जल्दी से न में सिर हिलाती है। शिवांश ये देखकर पूछता है। फिर रांझना कमरे की ओर इशारा करते हुए फिर से इशारा करती है। शिवांश थोड़ा परेशान होकर कहता है, समझ तो नहीं आ रहा, आप कह रही हैं कि पानी नहीं आ रहा। कहाँ पानी नहीं आ रहा? रांझना कमरे के पास जाकर वॉशरूम की ओर इशारा करती है। उसके इशारे को देखने के लिए शिवांश भी अंदर झुककर देखता है, लेकिन इस दौरान वह रांझना के बेहद करीब आ जाता है। रांझना जब ये देखती है तो वह तुरंत शिवांश से दूर हो जाती है। शिवांश ये देख लेता है। वह कहता है, आई एम सॉरी, वो मैं। इससे आगे वह कुछ कह नहीं पाता। उसे समझ आ चुका था कि उसने रांझना को इनकम्फर्टेबल कर दिया है। उसके ध्यान को भटकने के लिए शिवांश कहता है, ओके, आप कहना चाहती हैं कि वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। रांझना फिर से सिर हिलाती। शिवांश कमरे के अंदर आकर कहता है, चलिए देखते हैं। वैसे तो हमारे घर में 24 घंटे पानी आता है, फिर अचानक क्या हुआ? शिवांश अंदर जाता है। रांझना भी उसके पीछे पीछे अंदर जाती है। शिवांश नल के नीचे अपना हाथ रखता है, पानी निकलने लगता है। वह रांझना को देखकर कहता है, निकल तो रहा है भाभी। रांझना पानी देख हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी आसानी से शिवांश ने पानी कैसे निकाल लिया। रांझना खुद भी उसके पास जाती है। अब तक शिवांश हाथ जाता चुका था। रांझना ने देखा नहीं था कि आखिर शिवांश ने किया क्या, इसलिए वह फिर से नल को पकड़ती है। वह इधर उधर घुमाती है। ये देखकर शिवांश कहता है, अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? रांझना अपनी मासूमियत भरी नजरों से शिवांश को देखती है। शिवांश उससे कहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप नल के नीचे अपना हाथ रखिए। शिवांश के कहने के मुताबिक रांझना नल के नीचे हाथ रखती है। जैसे ही वह हाथ रखती है, पानी निकल आता है। रांझना ये देखकर हैरान थी, इतना टेक्निकल उसके गांव में बिल्कुल भी नहीं था। रांझना अब अपने हाथ कभी पीछे करती कभी आगे करती। उसके आगे करने से पानी निकल आता और पीछे करने से बंद हो जाता। रांझना तो ये देखकर खुशी हो जाती है, उसे खेलने का सामान मिल गया था। शिवांश को जब समझ आता है कि रांझना नहाने वाली है तो वह उससे कहता है, चलिए भाभी, मैं शॉवर के बारे में आपको बता देता हूँ। शिवांश उसे शॉवर कैसे यूज करते हैं वह सब कुछ बताता है। सब कुछ बताने के बाद वह रांझना से कहता है, आपको समझ आ गया ना? रांझना हाँ में सिर हिलाती है। शिवांश मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। रांझना हाँ में सिर हिलाती है। शिवांश उसके बार बार सिर हिलाने से कहता है, भाभी, आप बार बार सिर मत हिलाइए, आपको दर्द होगा। आप अपनी पलकें झपकाए, फिर भी मैं समझ जाऊंगी, ठीक है? रांझना अब अपनी पलकें झपका देती है। शिवांश ये देखकर मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आप बहुत क्यूट है भाभी। रांझना अब कुछ नहीं कहती। उसे अंदर से थोड़ी शर्म आ गई, लेकिन उसने दिखाया नहीं। शिवांश वहां से चला जाता है। रांझना नहाकर तैयार होती है। वह आईने के सामने खड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल में अलग अलग बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम थे। अस्तित्व ने बहुत अच्छा कलेक्शन रखा हुआ था। वहां कंघी भी इतने डिजाइन के थे जो रांझना ने जिंदगी में कभी नहीं देखी। रांझना अपने लंबे बालों को संवारने के बाद सिंदूर उठाती है। सुपर्णा उसे सिंदूर देकर गई थी। रांझना एकटक सिंदूर को देखती रहती है। उसे पता था कि ये लाल रंग एक सुहागन की निशानी है। रांझना सिंदूर को देख रही थी तो उसे अस्तित्व की याद आ रही थी, किस तरह से उसने जबरदस्ती रांझना के मांग में सिंदूर भर दिया था। रांझना ने उसे कितना मना किया, लेकिन अस्तित्व ने उसकी एक न सुनी। दोनों के रिश्ते में इस सिंदूर का कोई मतलब नहीं था, पर फिर भी उसे लगाना पड़ रहा था। रांझना सिंदूर लेकर अपने मांग में भर लेती है। सिंदूर के कुछ कण उसके नाक और उसके मंगलसूत्र में गिर गए थे। खुद को एक सुहागन के रूप में देखकर रांझना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे कभी सुहागन बनना ही नहीं था, वो भी एक अनजान इंसान की। लेकिन उसकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। रांझना तैयार होने के बाद नीचे चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे किसके पास जाना चाहिए, पर वह ज्यादा सोचती उससे पहले सुपर्णा उसके पास आ जाती है। सुपर्णा उसके पास जाकर उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाती है जहां सभी लोग बैठे हुए थे। सुपर्णा रांझना को बैठने को कहती है। रांझना बैठती उससे पहले दामिनी की आवाज आती है, रांझना। रांझना की नजर सीधे दामिनी पर जाती है। दामिनी उसे देखते हुए कहती है, आज आपकी पहली रसोई है, क्या आपको खाना बनाना आता है? रांझना न में सिर हिलाती है। भले वो गरीब घर की थी, लेकिन उसने कभी खाना नहीं बनाया। रीजन बस ये था कि एक बार जब रांझना नया नया खाना बनाना सीख रही थी तब किचन में आग लगी थी और रांझना किसी को बुला नहीं पाई थी। रांझना के साथ कुछ न हो इसलिए रामनाथ ने उसे उसके बाद से कभी किचन घुसने ही नहीं दिया।
दामिनी उसके जवाब सुनकर सुपर्णा से कहती है, पहली बार इस घर में बहू आई है, उसके हाथों से बना हुआ मीठा तो होना बहुत जरूरी है। सुपर्णा आप रांझना की हेल्प कीजिए तो कुछ न कुछ बन ही जाएगा। सुपर्णा ठीक है कहकर रांझना को लेकर जाती है। सुपर्णा रांझना को किचन में ले जाकर पूछती है, आपको मीठा में क्या पसंद है, हम वही बनाएंगे। मीठा का नाम सुनते ही रांझना के दिमाग में एक चित्र दिखता है और वो था मोतीचूर के लड्डू। सुपर्णा एक पेन और डायरी लाती है और रांझना को दे देती है। रांझना उसमें जल्दी से लिख देती है। सुपर्णा जब देखती है तो उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अस्तित्व को भी मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है और मुझे भी, चलिए बनाते हैं। सुपर्णा रांझना को इंस्ट्रक्शन देती है। वह जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन देते जा रही थी रांझना वैसा वैसा बना रही थी। कुछ देर में उनका मोतीचूर तैयार हो चुका था, बस उसके लड्डू बनाने थे। सुपर्णा भी अब उसकी हेल्प करती है। दोनों लड्डू बना बना कर एक थाल में रख रहे थे। जब सब कंप्लीट हो जाता है तो सुपर्णा ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती है। अब दोनों डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। रांझना मोतीचूर के लड्डू को टेबल पर रख देती है। लड्डू देखकर कुछ लोगों के मुंह में पानी आ जाते हैं, जिसमें एक रांझना खुद थी, सुपर्णा, शिवांश और सहस्य जो इस घर का सबसे बड़ा बेटा था, दामिनी का सबसे बड़ा बेटा। अब सब नाश्ता करते हैं और लास्ट में लड्डू का आनंद लेते हैं। रांझना की भर भर कर तारीफ की जाती है। रांझना को तो खुद की ही तारीफ करने का मन कर रहा था। उसने सच में बहुत ही अच्छा बनाया था और उसमें बस सुपर्णा का हाथ था, वरना वो अकेली बनाती तो कोई जानवर सूंघता भी नहीं। दामिनी रांझना की पहली रसोई में उसे अपने हीरे का हार गिफ्ट करती है और उसके गाल पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए कहती है, दिल खुश कर आपने। सुपर्णा भी उसे एक प्यारा सा पायल गिफ्ट करती है। उसने सुबह ही खरीदी थी ताकि वह रांझना को गिफ्ट कर सके। रांझना को लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वह बड़ों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। सब कुछ खत्म होने के बाद दामिनी गिरी को बुलाती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। रांझना सब कुछ सुन रही थी। वह सुन रही थी कि उसे अस्तित्व के पास भेजा जा रहा है। रांझना को तो अस्तित्व के बारे में सोचकर ही अंदर से डर लग रहा था। उसकी सारी फैमिली तो काफी अच्छी थी, लेकिन अस्तित्व का व्यवहार बहुत अलग था। दामिनी रांझना को थोड़ा समझाती है तो वही सुपर्णा भी उसे अस्तित्व के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सब कुछ होने के बाद आखिरकार रांझना कार में बैठती है। पूरा परिवार उसे विदा करता है। रांझना को कहीं भी जाना नहीं था, लेकिन दामिनी यही चाहती थी कि रांझना और अस्तित्व एक दूसरे को अच्छे से जाने, क्योंकि जो भी हुआ जैसे भी हुआ अब दोनों पति पत्नी थे। दामिनी अस्तित्व को कॉल करती है, पर इस बार भी अस्तित्व कॉल रिसीव नहीं करता, बल्कि तरंग वो रिसीव करता है। दामिनी उसे इन्फॉर्म कर देती है कि उन्होंने रांझना को वहां भेज दिया है। बेंगलो रात के करीब 7 बजे कार जाकर एक बड़े से घर के सामने रुकती है। वहां भी कोई फौज की कमी नहीं थी। चारों तरह काले रंग के कपड़े पहने बॉडीगार्ड खड़े थे। एक लड़का नीचे उतरता है और पीछे की कार का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही रांझना बाहर आती है। वह बाहर निकलते ही चारों तरफ देखती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वह कहाँ आ गई, इतने सारे बॉडीगार्ड। रांझना पहले कितनी फ्रीडम होकर अपने घर में रहा करती थी, लेकिन यहाँ तो बस उसके आगे पीछे कोई न कोई लगा रहता। रांझना को इन सब से चीड़ तो हो रही थी, पर वह क्या ही कर सकती थी। वह बॉडीगार्ड उससे कहता है, मैम चलिए। रांझना उस बॉडीगार्ड के साथ जाने लगती है। दरवाजे के पास जाते ही बॉडीगार्ड दूर बेल बजाता है। कुछ देर तक तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, पर कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुल जाता है। रांझना ने सिर झुकाए रखी थी। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सिर उठाकर अस्तित्व को देखे। दरवाजे पर तरंग खड़ा था। वह रांझना को ही देख रहा था। तरंग अब उस बॉडीगार्ड को देखता है। बॉडीगार्ड कहता है, बड़ी मैम ने कहा है कि हम मैम को सर के पास छोड़े, फिर जाकर वापस आए। तरंग उन्हें रास्ता देता है। वह बॉडीगार्ड रांझना को लेकर अंदर चला जाता है। तरंग भी उनके पीछे चला जाता है। हॉल पर पहुंचते ही बॉडीगार्ड रुक जाता है, क्योंकि अस्तित्व हॉल पर ही सोफे में बैठा हुआ था। उसने कपड़े के नाम पर एक वाइट पेंट पहनी थी और कुछ भी नहीं, वह शर्टलेस था। वह बॉडीगार्ड कहता है, सर बड़ी मैम ने कहा है कि आप। इससे आगे वह कुछ कहता, अस्तित्व उसे अपने हाथों के इशारे से चुप रहने को कहता है, जिससे बॉडीगार्ड का मुंह बंद हो जाता है। अस्तित्व अब उसे जाने का इशारा करता है। अब वो बॉडीगार्ड भी क्या करता। जो अस्तित्व ने कहा उसे मानना तो था। वह जाने के लिए मुड़ता है, पर उसे याद आता है कि दामिनी ने कहा था कि अस्तित्व को बता दिया जाए कि रांझना गूंगी है। वह बताना तो बहुत जरूरी था। बताने के लिए वह मुड़कर कहता है,
सर। अस्तित्व उसके सर शब्द सुनकर सिर उठाकर उसे अपनी सर्द नजरों से देखता है, पर बॉडीगार्ड को ये बात बोलनी ही थी। वह बोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अस्तित्व अचानक ही जोर से चिल्लाता है। मैंने कहा जाओ। उसके चिल्लाते ही रांझना तो डर से कांप जाती है। अस्तित्व की आवाज उस हॉल में गूंज उठी थी। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH7 मिसअंडरस्टैंडिंग। वह बॉडीगार्ड अब वहां न रुक सका, उसके कदम अब वहां नहीं ठहर सकते थे। वह एक नज़र रांझना को देखकर वहां से चला जाता है। रांझना तो बस डरी सहमी वहां खड़ी थी। अस्तित्व ने अब तक रांझना को नहीं देखा था। उसे उसकी उपस्थिति का आभास है, लेकिन उसने नजर उठाकर उसे देखा नहीं था। अब हॉल में अस्तित्व, तरंग और रांझना थे। अस्तित्व तरंग को भी जाने का इशारा करता है। तरंग को भी पता नहीं था कि रांझना बोल नहीं सकती, वरना वो तो किसी भी हाल में उसे बता देता। तरंग अस्तित्व के इशारा करते ही वहां से चला जाता है। अब हॉल में बस अस्तित्व और रांझना थे। जहां अस्तित्व सोफे पर बैठा था तो वहीं रांझना सिर झुकाए खड़ी थी। वह भी जब से आई थी उसने उसे देखा नहीं था। बस उसकी एक आवाज थी जो उसने सुनी, और वह अस्तित्व की आवाज को अच्छे से पहचानती थी। अस्तित्व ड्रिंक करने में बिजी था। वह ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे उसके सामने इस वक्त कोई न हो, वह बस अकेला खड़ा हो। रांझना भी चुपचाप खड़ी थी। 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गए, 9 से 10 बज गए, लेकिन अस्तित्व ने न ही रांझना को देखा, न उससे कुछ कहा और न ही उसने ड्रिंक करना छोड़ा। वह धीरे धीरे छोटा छोटा पैक पीता जा रहा था। एक ही जगह खड़े खड़े रांझना के तो पैर में दर्द होने लगा। उसके पैर में झंझनाहट सी हो रही थी, लेकिन फिर भी रांझना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पैरों को 1 इंच भी हिलाए। ऐसे ही 12 बज गए और आखिरकार अस्तित्व के ड्रिंक का बॉटल भी खत्म हो गया। वैसे तो अस्तित्व ज्यादा पीता नहीं था, लेकिन आज उसे पता नहीं किस बात की नशा चढ़ी थी। अस्तित्व चाहे जितना भी पी ले, पर फिर भी उसे इतना नशा नहीं चढ़ता था। वह होश में रहता था। अब उसे हल्का हल्का नशा चढ़ चुका था। अस्तित्व सोफे से टिककर आखिरकार कहता है, मैंने गलती की। अस्तित्व का आवाज सुन रांझना के कान खड़े हो जाते हैं। अस्तित्व फिर से बड़बड़ाता है, मैंने गलती की। इतना बोलते हुए उसे हंसी आ जाती है। रांझना को तो उसके ऐसे बोलने और हंसने में भी डर लग रहा था। अस्तित्व कुछ देर तक तो वही बैठा खुद में ही बड़बड़ाता रहा। कुछ देर बाद वह उठता है और रांझना के पास चला जाता है। वह एक हाथ से सोफे को पकड़कर फाइनली सिर उठाकर रांझना को देखता है। रांझना ने अभी भी अपने सिर को झुका रखी थी। अस्तित्व अपनी नशीली आंखों से उसे देखकर कहता है, मैं तो सिर्फ अभय को सबक सिखाना चाहता था। बहन की इज्जत के क्या मायने हैं वो दिखाना चाहता था। मुझे क्या पता तुम उसकी बहन नहीं हो। यह उसने बहुत सख्ती से कहा था, जिससे रांझना का बदन कांप उठा। अस्तित्व कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता था, पर तुम्हें तो पता था। तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम अभय की बहन नहीं हो। फिर क्यों नहीं बोला तुमने? रांझना अब अस्तित्व को देखती है। उसकी नज़र अस्तित्व के नशीली नजरों से टकरा जाती है। वहीं अस्तित्व रांझना के मासूम आंखों में खोसा जाता है, पर वह तुरंत खुद की नजरें उससे हटा लेता है। अस्तित्व दूसरी तरफ देखता है। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसे अंदर ही अंदर यही बात सता रही थी कि अगर रांझना ने उसे बोल दिया होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। वह न ही उससे जबरदस्ती करता और न आज दोनों इस सिचुएशन में खड़े होते। अस्तित्व इन सब के बारे में सोचते हुए अचानक से ही रांझना के जबड़े को पकड़ लेता है। रांझना के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगता है। अस्तित्व रांझना के आंखों में घूरते हुए गुस्से से चिल्लाता है, जुबान कट गई थी या पैसों के लालच में मुंह बंद हो गया था? अस्तित्व जानता था कि उसके अमीर होने की वजह से बहुत सी लड़कियां उसके पीछे पड़ती रहती हैं। ऊपर से वह एक प्रेसिडेंट था, तो हर लड़की बस उसे पाना चाहती थी। अस्तित्व ऐसी लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे रांझना के ना बोलने का कोई रीजन नहीं मिला, तो उसे यही लगा कि रांझना इनोसेंट बन रही है। उसने जानबूझकर अस्तित्व को शादी करने से नहीं रोका, ताकि अस्तित्व उसका बन जाए। रांझना को दर्द हो रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। एक जगह खड़े खड़े उसका पैर पहले ही दर्द करने लगा था, और अब अस्तित्व के ऐसे पकड़ने से उसके जबड़े में भी काफी तेज दर्द हो रहा था। अस्तित्व गुस्से से उसके जबड़े को छोड़ता है तो रांझना लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है। उसके पैर में एक तेज झंझनाहट होती है। अगर वो चीख पाती तो बहुत जोर से चीखती, लेकिन नहीं, वो चीख नहीं सकती थी। रांझना अपने पैर को पकड़ लेती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके जबड़े में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। अस्तित्व उसे देखकर कहता है, पैसे चाहिए न तुम्हें? पैसे की वजह से ही तुमने ये सब किया है। इतना बोल वह टेबल पर रखा ब्रीफकेस उठाता है और उसे ऊपर फेंक देता है, जिससे ब्रीफकेस का सारा पैसा रांझना के ऊपर बरस जाता है, तो वही ब्रीफकेस साइड में जाकर गिरता है। रांझना उन पैसों में जैसे छुप सी जाती है।
अस्तित्व उससे देखकर गुस्से से कहता है, ये पैसे उठाओ और यहाँ से चली जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलते ही अस्तित्व उसे पीट करके सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। रांझना बस उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। पहली बार भी अस्तित्व ने गलतफहमी की वजह से उसे इसी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया। आज फिर वही हुआ। अस्तित्व को उसके न बोलने से फिर से गलतफहमी हो गई और उस गलतफहमी में उसने फिर से उसे छोड़ दिया। उसे उसी तरह से पीट करके चला गया। अब रांझना उसे कैसे बताए कि उसे न पहले पैसे से मतलब था, न आज है और न कभी जिंदगी में होगा। रांझना के सिर पर, उसके कपड़ों और उसके आसपास बस पैसे ही पैसे थे। रांझना अस्तित्व को तब तक देखती रहती है जब तक कि वह उसके सामने से ओझल न हो जाता। जब वह चला जाता है तो रांझना अपने पैर को धीरे से सहलाती है। उसके पैर में अब तक तेज झंझनाहट हो रही थी। रांझना वहां बहुत देर तक अपनी पैर को सहलाती रही। जब उसके पैर की झंझनाहट कम हुई तो वह उठ गई। रांझना उठकर सबसे पहले तो अपने सिर के ऊपर से पैसे लेती है और साइड में रखा ब्रीफकेस उठाकर वह नीचे अच्छे से रखती है। अब वह सारे पैसों को एक एक करके उठाकर ब्रीफकेस में रखती है। उसने एक पैसे भी नहीं छोड़े थे। आधे घंटे तो उसके पैसे समेटने में ही लग जाते हैं, क्योंकि वो पैसे कम नहीं थे, कम से कम 50-60 लाख होंगे। वो भी इधर उधर फैले हुए थे। रांझना सब समेटने के बाद उसे उसी टेबल पर रखती है जहां पहले थी। रखने के बाद वह उस पैसे से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही अस्तित्व ने पैसे को नीचे फेंका था और पैसे लक्ष्मी का रूप है। रांझना पैसे से माफी मांगने के बाद फिर से उस ओर देखती है जहां अस्तित्व गया था। फिर उसके बातों को याद करते हुए वह अब वहां से जाने लगती है। अस्तित्व ने उसे शक्ल दिखाने से मना किया तो वह बस अस्तित्व की नजरों से बहुत दूर जाना चाहती थी। उसने पूरा मन बना लिया था कि वह चली जाएगी। कहाँ उसे ये नहीं पता था, बस उसे यहाँ से बहुत दूर जाना था, अस्तित्व से बहुत दूर जाना था। रांझना उस घर से निकलती है। सारे बॉडीगार्ड बस उसे देखते रहते हैं, क्योंकि अस्तित्व ने उन सबको उसे रोकने के लिए नहीं कहा था। रांझना अपने आंखों में नमी और बेबसी लिए वहां से चली जाती है। बिना मंजिल के वह चल पड़ती है। दामिनी के बॉडीगार्ड जो रांझना को लेकर आए थे, वह उसी वक्त चले गए जब अस्तित्व ने उन्हें जाने के लिए कहा था। अब यहाँ दामिनी के कोई भी बॉडीगार्ड नहीं थे। रात के करीब 1 बज रहे थे और रांझना बेंगलोर के रास्तों में भटक रही थी। अब उसे तलाश थी तो स्टेशन की, जिससे वह ट्रेन से काशी अपने पापा के पास चली जाए। अब उसे इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं थी। उनका रिश्ता एक गलतफहमी पर बना था और इस गलतफहमी से बने रिश्ते पर अब रांझना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। वह अपने पापा के पास खुश रहेगी, भले उनका बड़ा घर न हो, लेकिन प्यार तो है, इज्जत तो है, फिक्र तो है। उसके पापा के प्यार के अलावा अब उसे कुछ चाहिए भी नहीं था। इतनी रात होने के बावजूद गाड़ियों का आना जाना नहीं रुका था। रांझना को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वह किस ओर जाए। किस ओर स्टेशन है। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो बैग लिए जा रहे थे। वह लोग कह रहे थे, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, 2 बजे की ट्रेन है और टिकट भी नहीं लिया है, पता नहीं कितनी भीड़ होगी। रांझना ने जब ये सुना कि वो लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं तो वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसे एक उम्मीद तो मिली। आखिरकार कुछ मिनट में रांझना स्टेशन आ पहुंची। स्टेशन पहुंचते ही वह तो पहले टिकट के लाइन में खड़ी हो गई। सभी लोग बस इस बात से परेशान थे कि टिकट लेते लेते ट्रेन न छूट जाए। रांझना एक नज़र चारों ओर घुमा रही थी। चारों तरफ बस भीड़ ही भीड़ थी। आखिरकार रांझना का भी वक्त पहुंच जाता है टिकट लेने की। रांझना टिकट देने वाले को इशारे करती है। टिकट काउंटर पर बैठा आदमी कहता है, क्या है मैडम, जल्दी बोलिए न, कहाँ जाना है। रांझना जल्दी जल्दी उसे इशारे पर इशारे कर रही थी, लेकिन उस इंसान को समझ ही नहीं आया। वह इरिटेट होकर कहता है, आप हटिए लाइन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पीछे खड़ी एक औरत भी रांझना के इतने देर खड़े होने पर परेशान हो चुकी थी। वह रांझना को धक्का देकर कहती है, जब पता नहीं है जाना कहाँ है तो यहाँ खड़ी होकर हम लोगों का टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। तुम्हारे बाप की रेलगाड़ी नहीं है जो इंतजार करती रहेगी। उसने रांझना को धक्का देकर गिरा दिया था। रांझना नीचे गिरी हुई थी, तभी एक आदमी जल्दी जल्दी में उसके हाथ को खूंदकर चला जाता है। जब रेलगाड़ी आने की हॉर्न बजती है तो सब जल्दी में उसे खूंदते हुए चले जाते हैं। रांझना बस खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कर नहीं पाई। उसके हाथ और पैर को सब खूंदकर चले गए। जब वहां खाली हो जाता है तो रांझना अपने हाथ को देखती है जो गंदे हो चुके थे और उसे हल्की चोटें भी आई थी, क्योंकि किसी ने उसे हिल्स से भी खूंद दिया था। टिकट काउंटर भी बंद हो गया क्योंकि ये इकलौती लास्ट ट्रेन थी। रांझना कुछ पल तो वहीं बैठी रही, फिर वह उठकर सामने नल से अपने हाथ और चेहरा धो लेती है।
अब उसके रहने का तो कोई ठिकाना था नहीं, तो वह वही स्टेशन के बेंच में जाकर बैठ जाती है। अब उसे दूसरी ट्रेन का वेट करना था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बार टिकट कैसे ले, कैसे इशारे करके जिससे टिकट देने वाला उसकी बात समझे। उसी बीच रांझना को याद आती है कि उसके पास तो कोई पैसे नहीं है और टिकट पैसे से आती है, ऐसे ही कोई नहीं देता। रांझना ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आ जाता है। रांझना सिर उठाकर उसे देखती है। वह आदमी हल्के नशे में था और उसकी नज़र रांझना के उस हीरे के हार पर थी जो दामिनी ने उसे दिए थे। वह आदमी उस हार को देखते हुए कहता है, ये सच में हीरे का है या नकली है? उस आदमी की बात सुन रांझना हार को देखती है। वह जैसे ही हार को देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो किसी और का है। वह उसे खो नहीं सकती थी। रांझना जल्दी से उसे छुपाती है, जिससे उस इंसान को भी समझ आ जाता है कि ये असली हीरे का हार है। वह अपना हाथ उसे लेने के लिए बढ़ाता है, तभी रांझना उसे जोर से धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। आज उसे समझ आ रहा था कि अकेले कहीं भी जाना कितना मुश्किल है। आज से पहले तो वह कभी अकेले कहीं गई ही नहीं थी। रांझना दौड़ते दौड़ते इतना दूर भाग जाती है कि वह आदमी उसे पकड़ ही नहीं पाता। अगले दिन अस्तित्व की नींद बहुत मुश्किल से 8 बजे के करीब खुलती है। उसके सिर में हल्का दर्द था। वह उठकर सीधे वॉशरूम जाता है। कुछ ही देर में वह रेडी होकर निकल जाता है। उसका ध्यान जरा भी कल की बात पर नहीं था। वह जाकर सोफे पर बैठता है और टीवी ऑन करके न्यूज चला देता है। तभी एक सर्वेंट उसके लिए चाय लेकर आती है। अस्तित्व चाय पीते हुए न्यूज देख रहा था। तभी अचानक से ही उसकी नज़र ब्रीफकेस पर पड़ती है। ब्रीफकेस को याद करते ही अस्तित्व को कल रात की याद आ जाती है। उसने रांझना को क्या कहा, उसके साथ क्या किया, वो सारी बात उसके दिमाग में आती है। अस्तित्व चाय की कप को नीचे रखकर उस ब्रीफकेस को खोलकर देखता है। उसमें पहले जितने पैसे थे वो सारे पैसे सही सलामत उसमें रखे हुए थे। ये देखते ही उसे सबसे पहले ख्याल ये आता कि अगर पैसे यहाँ हैं तो रांझना कहाँ है, क्योंकि उसने तो रांझना को लालची समझा था। अस्तित्व सोचते हुए एकदम से तरंग को आवाज देता है, तरंग तरंग। तरंग जो अपने कमरे में रेडी हो रहा था, वह अस्तित्व की आवाज से जल्दी से भागकर आता है। वह अपने पेंट की जीप लगाता हुआ उसके पास खड़ा हो जाता है और जल्दी से कहता है, हाँ हाँ क्या हुआ? अस्तित्व एकदम से पूछता है, वो लड़की कहाँ गई? तरंग तो पहले कंफ्यूज्ड होता है, फिर जब उसे रात की याद आती है तो वह कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो अपने कमरे में जाकर सो गया था। ये सुनते ही अस्तित्व उसे घूरते हुए कहता है, इडियट, सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। तरंग जल्दी से उसके पास लैपटॉप लाता है। दोनों अब फुटेज देखने लगते हैं। उसमें पहले तो ये दिख रहा था कि अस्तित्व उस पर किस तरह से चिल्ला रहा था, फिर उसने किस तरह उसके ऊपर पैसे फेंके और वह चला गया। उसके बाद दोनों देख रहे थे कि रांझना किस तरह से अपने पैरों को सहला रही थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि उसके पैरों में दर्द है। ये देखकर अस्तित्व के दिल में एक टीस हुई। रांझना ने किस तरह से सारे पैसे उठाए, उन्हें रखा, उससे माफी मांगी। तरंग को ये सब देखकर रांझना पर बहुत तरस आने लगा। वह कहता है, यार तूने उसके साथ बहुत गलत किया। उसने तेरे सारे पैसे अपनी जगह पर रख दिए और चुपचाप यहाँ से चली गई। इससे साफ पता चलता है कि उसे तेरे पैसे नहीं चाहिए, उसे पैसे से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उस दिन भी उसने तुमसे कितनी बार न कहा, तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी। और तो और शादी होने के बाद तुमने उससे कहा कि तुम अभय से बदला लेना चाहते थे, इसलिए तुमने उससे शादी की। अगर तुमने उसे शादी से पहले यह बात बता दी होती, तब वो भी कह देती कि वो उसकी बहन नहीं है। पर उसे तो पता ही नहीं था कि तुम उससे जबरदस्ती शादी क्यों कर रहे हो। अस्तित्व बिल्कुल चुप था। वह बस एकटक लैपटॉप की स्क्रीन पर रांझना को देख रहा था। उसका मासूम चेहरा जो अपने पैर दबाते हुए दर्द से भरा हुआ था, उसी चेहरे को अस्तित्व लैपटॉप पर एकटक देखे जा रहा था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH8 क्लोजनेस। अस्तित्व कार में बैठा हुआ था। वह इस वक्त नॉर्मल कार में था ताकि कोई इंसान उसे पहचान न सके। उसके सारे बॉडीगार्ड रांझना को खोजने में लगा हुआ था। वहीं अस्तित्व बिल्कुल शांत सा बैठा हुआ था। रांझना को खोजते खोजते दोपहर हो जाती है। बेंगलुरु के इतने बड़े शहर में उसे खोजना थोड़ा मुश्किल था। वह कहीं भी जा सकती थी, कड़कती धूप थी, लेकिन अस्तित्व की कार में आग लगने की वजह से उस धूप का एहसास उसे नहीं हो रहा था। तरंग आगे सीट में बैठा हुआ था। वह कहता है, कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई, हमें एक बार स्टेशन से पता लगाना पड़ेगा। मैं वहां कुछ बॉडीगार्ड भेज देता हूँ। इतना बोल वह कॉल करके कुछ बॉडीगार्ड को स्टेशन की ओर भेज देता है। अस्तित्व चुप होकर किसी सोच में डूबा हुआ था। वह खिड़की के बाहर देख रहा था। तरंग प्रे करते हुए कहता है, भगवान करे उसे कुछ न हो, वरना दादी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
तरंग अब पीछे मुड़कर अस्तित्व को देखते हुए कहता है, दादी को भी शायद वो इसलिए ही पसंद आ गई होगी कि वो ईमानदार है, वरना दादी अरे गहरे लड़की को तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं देती। तुम्हें तो पता है घर में दादी सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करती है। अस्तित्व अब भी बाहर की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह तरंग की कोई बात सुन ही न रहा हो, जिसे देखकर तरंग थोड़ा चीर जाता है और सीधा बैठ जाता है। तरंग अब सामने की ओर देखता है। अस्तित्व की नज़र खिड़की से बाहर ही थी। तभी उसकी नज़र एक रेड कलर की अनारकली सूट पहनी लड़की पर पड़ती है जो रोड किनारे चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसकी नज़रें झुकी होने से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अस्तित्व बहुत तेज आवाज में कहता है, स्टॉप। उसके स्टॉप कहते ही एकदम से ही कार रुक जाती है। उसके पीछे जो 2 कार उनका पीछा कर रही थी वह भी रुक जाती है। वो अस्तित्व के बॉडीगार्ड की कार थी। तरंग अस्तित्व को देखता है। अस्तित्व की नज़र अब भी बाहर ही थी। तरंग झांक कर देखने की कोशिश करता है कि आखिर अस्तित्व देख क्या रहा है। अस्तित्व अपने उंगलियों से इशारा करता है। तरंग कार से उतरकर उधर साइड के रोड में देखता है। वह ड्रेस से पहचान लेता है कि सामने रांझना बैठी हुई है। रांझना रोड किनारे पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बस नीचे जमीन को घूर रही थी। तरंग जल्दी से उस पर जाता है। वह रांझना के पास खड़ा हो जाता है। रांझना को जब किसी के पैर दिखते हैं तो वह सिर उठाकर ऊपर देखती है। एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसे रांझना नहीं पहचानती थी। जब वह अस्तित्व के घर गई थी तब उसने अपने सिर को झुका रखी थी। फिर वह कैसे तरंग को पहचानती? तरंग उसे देखकर कहता है, आपको अस्तित्व बुला रहा है। रांझना जैसे ही अस्तित्व का नाम सुनती है तो उसे कल रात की सारी बात याद आती है। वह जल्दी से नमे सिर हिलाती है। उसे अस्तित्व के पास नहीं जाना था क्योंकि अब वह इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती थी। उसका इस रिश्ते से भरोसा उठ चुका था। ये रिश्ता बस गलतफहमी की नींव पर टिकी थी और कभी भी टूट सकती थी। और वैसे भी अस्तित्व ने उसे दूर जाने को कहा था, उसके पास आने को नहीं। तरंग उसे समझाते हुए कहता है, कल जो भी हुआ अस्तित्व ने गुस्से में किया, लेकिन आज उसे एहसास है कि उसने आपके साथ गलत किया। चलिए मेरे साथ। रांझना जल्दी जल्दी नमे सिर हिलाती है। उसे कुछ सुनना ही नहीं था। इधर अस्तित्व भी देख रहा था लेकिन तरंग ने रांझना को छुपाया हुआ था, इसलिए उसे ये नहीं दिख रहा था कि आखिर में रांझना क्या कह रही है। कुछ देर बाद तरंग पीछे सिर घुमाकर अस्तित्व को नमे सिर हिलाता है। जैसे ही अस्तित्व ये देखता है तो उसकी नज़र रांझना पर जाती है। रांझना भी कार की ओर देख रही थी लेकिन उसे अस्तित्व का चेहरा नहीं दिख रहा था। अस्तित्व कुछ पल सोचता है, फिर अपने पॉकेट से मास्क निकालकर पहनता है। उसके साथ वह कैप भी पहन लेता है। खुद को पूरी तरह से छुपाने के बाद वह कार का दरवाजा खोलकर निकलता है। रांझना की नज़र उस ओर ही थी पर वह उसे फिलहाल पहचान नहीं पाई थी। अस्तित्व ने इतने अच्छी तरीके से खुद को ढक लिया था कि कोई गलती से भी उसे पहचान नहीं सकता था। अस्तित्व अब रोड क्रॉस करने लगा था। वह रोड क्रॉस करके उनकी ओर ही आ रहा था। उसकी नज़रें अब उठी हुई थी। अस्तित्व जैसे जैसे रांझना के करीब बढ़ता जा रहा था उसकी आंखें रांझना को स्पष्ट दिख रही थी। रांझना इस आंख को बहुत अच्छे से पहचानती थी। जो आंख हमेशा उसने गुस्से से भरा हुआ देखा था, वो आंखें वह कभी नहीं भूल सकती थी। रांझना को जैसे ही एहसास होता है कि उसके पास अस्तित्व आ रहा है तो वह एकदम से खड़ी होकर भाग जाती है। इसका एहसास उसके पास खड़े तरंग को भी नहीं होता। उसका पूरा ध्यान तो अस्तित्व पर था। रांझना को भागता हुआ देखकर अस्तित्व भी अचानक ही भागता है। वही तरंग डर से सहम जाता है। उसे लगा अब अस्तित्व दौड़कर आएगा और सीधा उसे एक पंच मारेगा, क्योंकि वह एक लड़की को ला नहीं पाया। तरंग ये सोचते ही जल्दी से अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेता है और जल्दी जल्दी कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मार, मेरा चेहरा बिगाड़ जाएगा। वैसे भी ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, मैं कुंवारा मर जाऊंगा। तरंग ये बहुत तेजी से बड़बड़ा रहा था। वहीं अस्तित्व दौड़ते हुए उसके पास से गुजर जाता है। जब तरंग को यह एहसास होता है तो वह एक उंगली को हटाकर अस्तित्व को देखने लगता है लेकिन सामने उसे कोई नहीं दिखता। तरंग एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह कुछ सोचते हुए खुद में बड़बड़ाता है, ये कहाँ चला गया, कहीं जमीन ने निगल तो नहीं लिया। तरंग आसपास देखता है पर उसे अस्तित्व कहीं नहीं दिखता। कुछ सोचते हुए वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नज़र अस्तित्व पर जाती है जो रांझना के पीछे भाग रहा था। एक पल के लिए तो तरंग को विश्वास ही नहीं हुआ। वह अपने आंखों को हाथों से मसलता है और फिर देखता है। अब भी उसे यही दिखता है कि अस्तित्व दीवान जो एक प्रेसिडेंट है, जिसके पीछे पीछे लड़कियां घूमती हैं, पूरी जनता, मीडिया उसके पीछे जाती है, वह आज एक लड़की के पीछे है, उसके पीछे भाग रहा है।
ये बात हजम कर पाना मुश्किल था। वहीं उधर रांझना अस्तित्व से भाग रही थी। जाहिर सी बात है, अस्तित्व के कदम बड़े बड़े थे और बहुत तेज थे। वह लंबा चौड़ा आदमी था तो क्यों न रांझना को पकड़ सकता। वही रांझना के कदम भी छोटे और अनारकली सूट लंबी थी तो वह इतने ढंग से भाग भी नहीं पा रही थी, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रही थी कि वह अस्तित्व से बचकर भाग जाए। रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। रांझना अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी, लेकिन अस्तित्व उसके बेहद करीब पहुंच चुका था और कुछ ही पल में वह उसके कुछ आगे खड़ा हो जाता है। रांझना जैसे ही अस्तित्व को आगे देखती है, वह पीछे भागने के लिए मुड़ती है, पर अस्तित्व फिर से उसके आगे खड़ा हो जाता है। रांझना अपने कदम पीछे करते हुए इधर उधर देख रही थी। वह बस भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। रांझना की सांसें बहुत तेज थी। वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए अस्तित्व को देख रही थी और अपने कदम पीछे करती जा रही थी। उसका ध्यान बस अस्तित्व और उससे पीछा छुड़ाने के ऊपर था। उसे ये नहीं दिख रहा था कि उसके रास्ते को रोकने के लिए एक पत्थर खड़ा है। अस्तित्व ने वो देख लिया था। रांझना पीछे हटते हटते उस पत्थर से टकरा जाती है। अस्तित्व ये देखकर जल्दी से आगे बढ़ता है और रांझना के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि अस्तित्व खुद संभल नहीं पाया। रांझना उसके सीने से टकरा गई तो वही अस्तित्व सीधे नीचे पीठ के बल धड़ाम से गिर गया। रांझना भी उसके साथ उसके ऊपर गिर गई। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर थे। दोनों जहां गिरे थे वहां एक बड़े से फूल का पेड़ था। उस पेड़ की वजह से वहां चारों ओर फूल बिछे हुए थे। रांझना धीरे से सिर उठाकर अस्तित्व को देखती है। अस्तित्व भी रांझना के आंखों में देख रहा था, उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। आज अस्तित्व काफी शांति से पहली बार रांझना को देख रहा था, वरना अब तक तो उसने बस उसे गुस्से से ही देखा था। रांझना भी आज पहली बार अस्तित्व के शांत आंखों को देख रही थी। अगर वह ऐसे ही शांत रहता तो बिल्कुल जेंटलमैन लगता। उनके ऊपर अब कुदरत भी फूलों की बरसात करने लगते हैं, जैसे दोनों की जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे हो। दोनों की जोड़ी थी ही इतनी अच्छी, लेकिन दोनों ये बनने को तैयार ही नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। जहां रांझना के दोनों हाथ अस्तित्व के सीने पर था तो वही अस्तित्व के दोनों हाथ उसके कमर पर थे। वह जब गिर रहा था तो उसने रांझना की कमर को पकड़ लिया था। एक दूसरे में खोए हुए दोनों जैसे दुनिया जहान को भूल चुके थे। वह दोनों ये भूल गए कि अब भी दोनों एक रोड किनारे में ही थे, जहां गाड़ियां चलने की आवाज बार बार आ रही थी, लेकिन उनकी धड़कनों की शोर ही इतनी थी कि दोनों को बस एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसके सिवाय न दोनों को कुछ दिख रहा था और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। छुपे जज्बात और एहसास बाहर आने की गुस्ताखी कर ही रहे थे। तभी अचानक ही रांझना को होश आया कि उसे अस्तित्व में नहीं खोना है, बल्कि अस्तित्व से दूर भागना है। ये सोचते हुए रांझना उससे छुटने के लिए हिलने लगी। अब अस्तित्व भी अपने होश में आ गया। वह इधर उधर देखता है, फिर रांझना की कमर को छोड़ देता है। रांझना उसके सीने पर प्रेशर देते हुए उठकर खड़ी होती है। अस्तित्व भी उठकर बैठ जाता है। रांझना एक नज़र अस्तित्व को देखती है, फिर भागने के लिए कदम बढ़ाती है, पर अस्तित्व अचानक से ही उठकर रांझना की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। इस बार रांझना की पीठ अस्तित्व के सीने से लग जाती है। रांझना फिर न भागे, इसलिए अस्तित्व उसके दुपट्टे को लेकर उसके हाथ को बांध देता है। वह उसके हाथ को दुपट्टे से बांध देता है। वह एक नज़र रांझना को देखता है और दुपट्टे का आधा हिस्सा खुद पकड़ लेता है। अब वह उसे लेकर जाता है। अब रांझना को भी उसके पीछे पीछे खींचकर जाना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रांझना हथकड़ी से बंधी हुई हो और पुलिस उसे लेकर जबरदस्ती जा रहा हो। सभी आते जाते लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। रांझना अपने हाथ को वहां से किसी भी हालत में छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वह इतनी टाइट बंधी हुई थी, उससे खोला ही नहीं जा रहा था। रांझना बार बार उसे खींच रही थी, पर अस्तित्व को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब दोनों उसी रोड के पास पहुंचते हैं जहां रांझना बैठी हुई थी। अब दोनों को रोड पार करना था। तरंग तो पहले ही चला गया था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। अस्तित्व अपर होने के लिए गाड़ियों को देख रहा था, पर तभी उसे कुछ याद आता है। वह रांझना को देखता है जो अब भी उससे छुटने की पूरी कोशिश कर रही थी। अस्तित्व कुछ सोचते हुए अचानक से ही रांझना को गोद में उठा लेता है और उसके बांधे उसे हाथ को अपने गर्दन में लपेट लेता है। रांझना अपनी टिमटिमाती आंखों से अस्तित्व को देखने लगती है। वह अस्तित्व के गोद में थी। कुछ पल तो वह यही सोच में डूब जाती है, पर फिर वह फिर से छटपटाने लगती है। पर इसका असर तो अस्तित्व पर होने नहीं वाला था। वह बहुत ही आराम से उसे रोड पार करके ले जाता है। अस्तित्व रांझना को कार में बैठाता है। रांझना अब भी भागने के लिए तैयार थी, इसलिए अस्तित्व भी उसी दरवाजे से कार के अंदर आ जाता है।
रांझना बस बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी, जैसे मछली बिन पानी के छटपटाती है। अस्तित्व उसके हाथ को नहीं खोलता। बहुत देर तक तो रांझना बस इधर उधर से निकलने की कोशिश करती है, पर जब उससे नहीं होता तो वह अस्तित्व से दूर होकर एकदम कोने में जाकर बैठ जाती है। अस्तित्व उसे एक नज़र देखता है पर कुछ नहीं कहता। रांझना चुपचाप कार की खिड़की से सटकर बाहर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि जब कल अस्तित्व ने खुद कहा कि वो अपनी शक्ल न दिखाए, फिर आज वो उसे लेने क्यों आया। रांझना नाराज तो थी, लेकिन उसके नाराज होने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए उसके नाराज होना बेकार था। कार में बिल्कुल शांति थी। तरन खिड़की से बार बार कभी अस्तित्व को देख रहा था तो कभी रांझना को। आखिरकार करीब शाम के समय 4 बजे अस्तित्व की कार घर के सामने रुकती है। अस्तित्व सीधे बाहर निकलता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। तरंग रांझना के साइड का दरवाजा खोलता है और उसके हाथ को दुपट्टे से फ्री करता है। तरंग उससे कहता है, घर के अंदर चलिए। रांझना कार से बाहर निकलकर उस घर को देखती है जिस घर में कल वो आई थी और उसे कल ही निकाल दिया गया था। तरंग आगे बढ़ चुका था। रांझना घर को देखती है, फिर एकदम से ही पीछे भागती है। वह गेट के पास पहुंचकर उसे हिलाने लगती है, उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि ये गेट खुल जाए और वो भाग जाए, लेकिन तभी उसकी कोशिश पर पानी फेरते हुए एक आवाज आई, अस्तित्व के इजाजत के बिना वो दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनते ही रांझना पीछे मुड़कर तरंग को देखती है। तरंग उसे फिर से कहता है, जब तक अस्तित्व नहीं चाहेगा आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती भाभी। रांझना पीछे मुड़कर बाहर देखती है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुका था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH9 स्ट्रेंज फीलिंग। रांझना हॉल में जाकर उसी जगह पर खड़ी थी जहां वह कल खड़ी थी। रांझना फिर से उस घर को देख रही थी। जिस घर से वह कल निकली थी वह घर पूरा खाली था। रांझना बस उसे एकटक देखे जा रही थी। तरंग किसी काम से चला गया था। रांझना को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह इस घर में करे तो करे क्या। काफी देर तक खड़े रहने के बाद वह सोफे के पास जाकर नीचे बैठ गई। वह खुद की यही हैसियत समझती थी। वहां सर्वेंट में से किसी को पता नहीं था कि आखिर ये लड़की है कौन। किसी को भी नहीं पता था कि उनके बॉस ने शादी कर ली है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उनके बॉस अब अकेले नहीं रहे, उनकी भी पार्टनर आ चुकी थी। रांझना चुपचाप बैठ गई। वह तो अपने भूख प्यास को जैसे भूल चुकी थी। वही कमरे में अस्तित्व बेड पर लेटा हुआ था। उसके पैर जमीन पर थे, उसकी आंखें बंद थीं और उस बंद आंखों के पीछे इस वक्त मंदिर वाला सीन चल रहा था। उसने रांझना के साथ कैसे जबरदस्ती की, कैसे उससे शादी रचाई। उससे इतनी बड़ी गलती तो हो गई, अब वह इस गलती को सुधारे कैसे या फिर वह इसे अपनाए कैसे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अस्तित्व ये सोचते सोचते ही सो गया। अगली सुबह अस्तित्व हमेशा की तरह रेडी होकर जल्दी ही नीचे चला जाता है। वह हमेशा ही बिजी रहा करता था, आज भी वह उसी तरह से बिजी था। अस्तित्व न्यूज ऑन करने के बाद कॉफी पीते हुए न्यूज देखने लगता है। देश भर की क्या खबरें आ रही हैं वो देखने में बिजी हो गया। एक सर्वेंट उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। अस्तित्व नाश्ता करता है, फिर वहां से निकलने लगता है। अस्तित्व जा ही रहा था तभी उसकी नज़र सोफे के पीछे बैठकर सो रही रांझना पर जाती है। रांझना के लंबे बाल जमीन पर बिछे हुए थे। वह कल से नहाई नहीं थी। उसकी हालत बहुत खराब सी लग रही थी। रांझना की आंखें बंद थीं, उसके गाल को बार बार उसके बाल छू रहे थे। रांझना को इस कदर देखकर अस्तित्व को क्या हुआ, वह उसके पास सीढ़ियों के बल बैठ गया। वह रांझना के मासूम चेहरे को एकटक देखने लगा। वह रांझना को छूने के मकसद से अपने हाथ बढ़ाने लगा। वह अपने हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक ही उसके हाथ एकाएक अपनी जगह पर ही ठहर गए। उसके हाथ तो बढ़ने को तैयार थे, लेकिन उसका दिमाग उसे ये करने नहीं दे रहा था, उसे ये करने से रोक रहा था। अस्तित्व के हाथ रुक चुके थे। वह चाहे जितना भी बढ़ाने की कोशिश करे, वह अपने हाथ बढ़ा नहीं पा रहा था। उसके दिमाग की सोच उसके जज्बातों पर हावी हो रहे थे। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। जिस मकसद से उसने अपने हाथ आगे किए थे वह अधूरा रह गया। अब अस्तित्व एकदम से उठ गया और तेज कदमों से वहां से निकल गया। कल पूरी रात रांझना सोई नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें खुलने की इजाजत नहीं दे रही थी। अस्तित्व के जाने के बाद वहां बस उसके सर्वेंट हो बचे रह गए। सारे सर्वेंट मेल थे, फीमेल का कोई नामो निशान नहीं था। बस इकलौती रांझना इस घर में आई थी। सर्वेंट को बिल्कुल नहीं पता था कि वो लड़की आखिर कौन है जो इस तरह से नीचे जमीन पर बैठी सो रही है। रांझना के हालत को देखकर तो किसी ने ये अंदाजा लगा लिया कि शायद अस्तित्व ने एक फीमेल सर्वेंट हायर कर लिया, लेकिन रांझना के कपड़े और गहने देखकर उन सब का अंदाजा गलत निकल गया।
सब यही गैस करने में लगे रह गए कि वो लड़की आखिर है कौन, पर वो तो तभी पता चलता जब कोई उन्हें बताता। कुछ वक्त बाद रांझना की आंखें खुलती हैं। वह नींद से उलझी हुई आसपास देखती है तो उसे एहसास होता है कि वह किसके घर में है और क्यों है। रांझना ज्यादा कुछ सोचती उससे पहले उसके पेट में गुड़ गुड़ की आवाज सी आती है। कल पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाई थी, आज तो उसके पेट पर चूहों का पूरा झुंड दौड़ रहा था। रांझना धीरे से उठकर खड़ी होती है। वह अब ये समझ नहीं पाती कि वह कहाँ फ्रेश होने जाए। सबसे पहले तो वह ब्रश कहाँ करे, कहाँ नहाए और क्या पहने। रांझना कुछ सोचते हुए बाहर निकलती है। वह गार्डन की तरफ जाती है। उसे नीम का पेड़ दिखता है। नीम का पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए रांझना उससे आराम से दातून ले सकती थी और वह लेती भी है। उसके गांव में ब्रश न रहे तो इसी से तो ब्रश किया जाता था। रांझना पूरे गार्डन में ब्रश करते हुए घूमने लगती है। वह गार्डन को देख रही थी। वह गार्डन ज्यादा बड़ा नहीं था पर खूबसूरत था। राजस्थान का जो घर था उसमें बहुत बड़ा गार्डन था, लेकिन रांझना देख नहीं पाई थी। उसे वहां मौका ही नहीं मिला। रांझना दातून करने के बाद बाहर के नल में मुंह धोती है, फिर वह अंदर चली जाती है। वह अब ये सोच में लग जाती है कि वह नहाने के लिए किस कमरे में जाए। कुछ सोचते हुए वह सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। रांझना अस्तित्व के ही कमरे में घुस जाती है। उसे वही कमरा सेफ लगा था। वह वॉशरूम जाकर अपने सारे कपड़े उतारती है, सब गंदे हो चुके थे। वह पहले अपने कपड़े को धोकर सुखाती है ताकि वह जल्दी से सूख सके और वह पहन सके। रांझना नहाने लगती है, ये सब कुछ भूलकर कि उसके पास पहनने को कुछ भी नहीं है और उसकी जो ड्रेस थी वह भी इतनी जल्दी नहीं सूखने वाली। रांझना नहा लेती है, उसके बाद ही उसकी नज़र अस्तित्व के शर्ट पर जाती है। वह कुछ सोचकर उस शर्ट को पहन लेती है। शर्ट को पहनते ही उसे अस्तित्व की खुशबू महसूस होती है। अस्तित्व की खुशबू में एक अलग ही बात थी। वहीं बाहर अस्तित्व की कार रुकती है और वह तेज कदमों से अंदर चला जाता है। असल में वह अपना फोन ले जाना भूल गया था, जिस वजह से उसे वापस आना पड़ा। अस्तित्व पहले तो हॉल पर चेक करता है, लेकिन जब उसे हॉल में फोन नहीं मिलता तो वह सीधे कमरे की ओर बढ़ जाता है। अस्तित्व कमरे में पहुंचते ही देखता है कि टेबल पर उसका फोन रखा हुआ था। अस्तित्व जल्दी से जाकर वह फोन ले लेता है। वह फोन लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाजें आती हैं। आवाज सुनते ही अस्तित्व की नज़र वॉशरूम पर टिक जाती है। उसके कमरे में कोई आता नहीं था तो फिर ये आवाज कैसे आ रही है, ये सोचते हुए अस्तित्व वॉशरूम के पास चला जाता है। वह दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी अंदर से दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से रांझना बाहर निकलने के मकसद से बढ़ने को होती है, तभी उसे एहसास होता है उसके सामने कोई खड़ा है। रांझना सिर उठाकर देखती है। अस्तित्व को देखते ही रांझना की नजरें एकदम से झुक जाती हैं। अस्तित्व उसके करीब ही खड़ा था। वह रांझना को अपने ब्लैक शर्ट में देख रहा था। वह शर्ट रांझना के हाथों से पार थी और नीचे घुटने पर रांझना के बाल गीले थे, जिससे उसके बालों से टप टप करता हुआ पानी गिर रहा था। रांझना के गोरे पैर इस वक्त गीले थे, जो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे थे। उसका मासूम सा चेहरा भी इस वक्त गिला था। अस्तित्व उसे अपने शर्ट में देखकर उसे देखता ही रह गया। जितना वो शर्ट उसे नहीं जचता था, उतना रांझना के ऊपर जच रहा था। वह बिल्कुल मासूम सी बच्ची लग रही थी। रांझना का सिर झुका हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वह अस्तित्व को देखकर सहम चुकी थी। बहुत देर तक जब रांझना को कुछ भी महसूस नहीं होता तो वह धीरे से अपना सिर उठाती है। वह सामने देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। एक पल के लिए तो रांझना को लगा जैसे ये उसका वहम होगा। शायद वो अस्तित्व को बस इमेजिन कर रही है। रांझना इधर उधर देखती है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। अस्तित्व वहां से जा चुका था। रांझना सोच ही रही थी कि ये उसका वहम था या सच था। तभी उसे दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, मैम मैम। आवाज को सुनते ही रांझना जल्दी से बाहर निकलती है। दरवाजे पर एक सर्वेंट खड़ा था। वह रांझना को देखते हुए कहता है, मैम, ये कपड़े सर ने आपके लिए भिजवाए हैं और कहा है कि शाम को आप तैयार रहे। बाकी के कपड़े लेने के लिए सर आपको मॉल लेकर जाएंगे। रांझना उसके हाथों से वो कपड़े ले लेती है। इस दौरान रांझना का हाथ उससे टच हो जाता है। रांझना ज्यादा ध्यान नहीं देती और न ही वह सर्वेंट देता है। कपड़े देते ही सर्वेंट चला जाता है तो वही रांझना भी चेंज करने के लिए चली जाती है। वही अस्तित्व जो कार से जा रहा था वह अपने फोन स्क्रीन को ही देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि रांझना सर्वेंट के सामने उसी हालात में चली गई और उन दोनों का हाथ टच हुआ तो अस्तित्व को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अजीब सा लगने लगा। वह समझ नहीं पाया कि अचानक उसे क्या हुआ, वह ऐसा क्यों फील कर रहा है। अस्तित्व फोन को बंद करके बाहर की ओर देखने लगता है। उसे बार बार उन दोनों का हाथ टच होता हुआ दिख रहा था।
अस्तित्व को बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। कुछ देर में उसकी कार एक होटल के सामने रुकती है। वह कार से बाहर निकलकर सीधे अंदर की ओर चला जाता है। तरंग तुरंत उसके पीछे जाते हुए कहता है, अस्तित्व, सब तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अस्तित्व कोई जवाब नहीं देता। वह उसी तरह से बस चलता रहता है। वह सीधे मीटिंग रूम में पहुंचता है। वह राजस्थान गया था, इस वजह से उसकी बहुत सारी मीटिंग पेंडिंग थी, इसलिए अब उसे हर रोज करना पड़ रहा था। अस्तित्व के अंदर जाते ही सब खड़े हो जाते हैं। अस्तित्व अपनी जगह पर बैठता है और फिर सभी को बैठने का इशारा करता है। सब बैठ जाते हैं। एक आदमी अस्तित्व को देख थोड़ा हंसते हुए कहता है, प्रेसिडेंट, वैसे तो आप आज तक कभी लेट नहीं हुए, फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप पूरे आधे घंटे लेट हो गए? और मैंने तो सुना आपके घर में कोई लड़की आई है, क्या लेट होने की वजह वही तो नहीं? अस्तित्व जैसे ही यह सुनता है तो वह गुस्से से उसे घूरता है। वो इंसान था ही ऐसा, उसे काम के चर्चों से ज्यादा बेकार के चर्चे ज्यादा पसंद हैं। जब अस्तित्व उसे बहुत बुरी तरह से घूरने लगा तो उसने बात को संभालते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी, शायद वो आपकी सर्वेंट है, उसके मैंने थोड़े फोटोज देखे थे जो पीछे से लिए गए थे। कपड़े से तो वह सर्वेंट ही लग रही थी। कुछ मीडिया ने छुप छुप कर रांझना की तस्वीर ली थी जो बैक साइड की थी। उस वक्त रांझना के कपड़े गंदे हो रखे थे, जिस वजह से उन्हें लगा कि यह लड़की उनकी सर्वेंट है। सभी अस्तित्व के लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए उसके आसपास ही घूमते रहते थे। जब उस इंसान ने रांझना को अस्तित्व की सर्वेंट कहा तो उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वही तरंग ने जब ये सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बोलने वाला था लेकिन अस्तित्व ने उसे बोलने से रोक दिया। वह रांझना को इस वक्त अपने पत्नी के रूप में नहीं देखता था और न ही वह किसी को दिखाना चाहता था। वह आदमी अब कुछ भी कहता, उससे पहले अस्तित्व सख्त आवाज में कहता है, अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उन्हें बर्बाद करूँ। इतना बोलते ही वह खड़ा हो जाता है। जब सभी लोग ये देखते हैं तो तुरंत अस्तित्व को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और उस इंसान को चुप रहने को कहते हैं। अस्तित्व एक बार गया, फिर महीनों बाद ही मीटिंग हो सकती थी। वैसे भी उन्होंने इतना इंतजार किया था, वह इस तरह से अपने इंतजार को खाली नहीं जाने दे सकते थे। सबके कन्विंस करने के बाद अस्तित्व फिर एक बार अपनी जगह पर बैठता है और फिर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। वही घर में रांझना को भूख लगी थी, इसलिए वह किचन में जाती है। किचन में 2 सर्वेंट थे। वह रांझना को देखते ही कहते हैं, मैम, बताइए आपको क्या खाना है, हम आपके लिए वही बना देंगे। रांझना बोलने के लिए अपने हाथों से इशारा करने ही वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि इस शहर में वह जब से आई थी कोई भी उसके इशारे वाले बात को समझ नहीं पाता। इसलिए रांझना मायूस हो जाती है। वह दोनों को बोलने से अच्छा न बोलना ही सही समझती है। रांझना अपनी गर्दन ना में हिलाती है। उसका जवाब देख दोनों कहते हैं, ओके मैम, फिर हम अपने क्वार्टर जा रहे हैं। आपको जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। रांझना धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। दोनों वहां से चले जाते हैं। क्योंकि अब तक दोनों रांझना के लिए ही रुके हुए थे, उन दोनों के जाते ही रांझना पूरे किचन में देखती है। वह फ्रिज में देखती है, उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल के अलावा कुछ नहीं मिलता और उसे फिलहाल ऐसा चीज चाहिए था जिससे उसका पेट पूरी तरह से फूल हो जाए। उसके पास चावल बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह पहले तो गैस को डरते हुए ऑन करती है, फिर उसमें पानी डालकर चावल डाल देती है। उसने कई बार अपने पापा को ये करते हुए देखा था, इसलिए उसे इतना तो पता था कि चावल बनता कैसे है। रांझना अब रोटी बनाने का सोचती है। वह एक बर्तन में आटा डालकर ढेर सारे पानी डाल देती है जिससे उसका आटा पानी में डूब जाता है। रांझना उसमें फिर से आटा डालती है। किसी तरह से वह आटे को रोटी के लिए तैयार करती है, पर वह बहुत ज्यादा टाइट थी। उससे तो अब लोया भी नहीं बन रही थी। उसे बेलना भी नहीं आता था, पर फिर भी वह बेलने की कोशिश कर रही थी। जैसे तैसे वहां इंडिया का नक्शा बना लेती है, क्योंकि उससे गोल तो नहीं बनने वाला था। रांझना तवे को गैस पर चढ़ाती है और रोटी बनाने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका रोटी जल जाता है। वह रोटी को तवे से निकलने के लिए हाथ लगाती है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। रांझना अपने हाथ को फूंकती है, तब तक उसका रोटी पूरा जल जाता है। वह तवे को ही नीचे उतार देती है। रोटी के चक्कर में वह अपना चावल भी नहीं देखती और वो चावल भी जल जाता है। खाना बनाना रांझना के बस की बात नहीं थी। वह खाना वाला गैस को ऑफ करती है और सब्जी बनाने लगती है। सब्जी बनाने के समय भी उसका तेल बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो वही नमक वह ठीक तो डाल रही थी लेकिन ज्यादा ही गिर जाता है। आखिर में रांझना अपने बनाए खाने को प्लेट पर निकालती है। जहां खाना जला हुआ था,
रोटी जली हुई थी तो वहीं उसका सब्जी ऐसा दिख रहा था जैसे तेल में डुबाकर निकाला गया हो। उसे भूख लगी थी इसलिए वह खाने के लिए नीचे बैठ जाती है। रांझना रोटी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी पर वह बहुत टाइट बनी थी, उससे तोड़ा ही नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वह बहुत मुश्किल से तोड़ती है और सब्जी के साथ टेस्ट करती है। उसका टेस्ट इतना गंदा था कि कोई खा ही नहीं पाए। लेकिन रांझना को भूख लगी थी इसलिए उसे कैसे भी करके खाना ही पड़ता है। वह कल पूरे दिन भूखे थी। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी, चेहरे और बालों में आटा लगा हुआ था, उसके हाथ जले हुए थे। वह उस जले हुए खाने को खा ही लेती है, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH10 एंग्री एसटी टीवी। शाम का वक्त। अस्तित्व अपने विला आता है। हॉल में पहुंचते ही उसकी नज़र रांझना पर जाती है। रांझना सोफे पर सिकुड़कर सो रही थी, उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त साफ था, उसने खुद को क्लीन कर लिया था। अस्तित्व उसे कुछ पल देखता है फिर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। तरंग भी रांझना को देख रहा था। रांझना सोई हुई किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। तरंग के होठों पर एकदम से ही मुस्कुराहट आ जाती है। रांझना लग ही इतनी प्यारी रही थी कि किसी के भी होठों पर स्माइल आ जाए। कुछ देर बाद अस्तित्व ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में नीचे आता है। उसने अपने शर्ट की 3 बटन खोल रखे थे और शर्ट में गॉगल लटकाया हुआ था। वह स्लीव्स को ऊपर करते हुए हॉल में पहुंचता है। अस्तित्व को देखते ही तरंग उसे देखता है। अस्तित्व एक नज़र रांझना को देख तरंग को आंखों से इशारा करता है। उसके इशारा करते ही तरंग थोड़ा आगे आता है। वह रांझना के पास जाकर उसे बुलाने लगता है, भाभी भाभी। तरंग के 2-3 बार बुलाने पर भी जब रांझना नहीं उठती तो तरंग उसे हाथ लगाते हुए उठाने की कोशिश करता है, पर वह उसे हाथ लगा पाता उससे पहले अस्तित्व उसके हाथ को पकड़ लेता है। तरंग कंफ्यूज्ड होकर अस्तित्व को देखता है। अस्तित्व के एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस थे। उसके एक्सप्रेशन देखकर तरंग अपना हाथ पीछे कर लेता है। अस्तित्व ने उसके हाथ को छोड़ दिया था। अस्तित्व इधर उधर देखता है, उसकी नज़र जग पर रखे पानी पर जाती है। अस्तित्व वह पानी उठाकर अपने हाथ में थोड़ा सा निकालता है और रांझना के चेहरे पर मारता है। पानी के छींटे पड़ते ही रांझना की पलकें हिलती है, वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उस नज़र 2 लोगों पर पड़ती है, एक अस्तित्व और एक तरंग। अस्तित्व को देखते ही रांझना तुरंत उठकर बैठ जाती है। अस्तित्व वहां से हटकर बाहर निकल जाता है। तरंग रांझना से कहता है, भाभी आपको कपड़े लेने जाना है, चलिए। रांझना धीरे से उठती है और बाहर की ओर चली जाती है। उसके पीछे पीछे तरंग भी चला जाता है। रांझना कार में बैठती है, अस्तित्व फोन में लगा हुआ था। तरंग आगे बैठता है, उसी के साथ कार स्टार्ट होती है और वहां से निकल जाती है। कुछ ही वक्त में अस्तित्व को कार एक मॉल के आगे रुकती है। अस्तित्व बाहर निकलता है। तरंग बाहर निकलकर रांझना की ओर का दरवाजा खोलता है। रांझना बाहर आती है। तीनों अब मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। 2nd फ्लोर पर ड्रेस थी तो तीनों 2nd फ्लोर जा रहे थे। अस्तित्व और तरंग एक साथ आगे आगे चल रहे थे तो वही रांझना उन दोनों के पीछे पीछे जा रही थी। अस्तित्व और तरंग एस्केलेटर पर चढ़ते हैं, लेकिन रांझना चलती सीढ़ी को देखकर दोनों को देखती रह जाती है। उसने जिंदगी में कभी भी ऐसी सीढ़ी नहीं देखी थी। वह सीढ़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रांझना अपने पैर रखने की कोशिश कर रही थी मगर उससे हो नहीं रहा था। अस्तित्व और तरंग तो ऊपर तक पहुंच भी जाते हैं, तभी अस्तित्व पीछे मुड़कर रांझना को देखता है। उसे लगा था रांझना उनके पीछे ही खड़ी है, लेकिन जब दोनों को रांझना नहीं दिखती तो दोनों सीढ़ी के नीचे देखते हैं। रांझना अब भी अपना पैर रखने के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह अपने पैर को कैसे रखे। तरंग उसे देखकर कहता है, लगता है इसे एस्केलेटर पर चढ़ना नहीं आता, मैं लेकर आता हूँ। इतना बोल तरंग नीचे उतरने वाली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। वही अस्तित्व उस ऊपर आने वाली सीढ़ी से ही नीचे उतरता है। वह तरंग के मुकाबले बहुत जल्दी रांझना के पास पहुंच जाता है। तरंग जब ये देखता है तो खुद में बड़बड़ाता है, खुद ही आना था तो मुझे रोका क्यों नहीं, बेकार में यहाँ चक्कर लगवा रहा है। अस्तित्व रांझना का हाथ पकड़ता है। रांझना अस्तित्व के हाथ को देखती है। अस्तित्व उस चलती सीढ़ी पर पैर रखता है। रांझना भी उसे देखते हुए अपना पैर सीढ़ी पर रखती है। वह थोड़ी डगमगा जाती है। अस्तित्व उसे तुरंत पकड़ लेता है। रांझना ऊपर सीढ़ी पर थी तो वही अस्तित्व के पैर दोनों सीढ़ियों पर थे और उसने रांझना के एक हाथ के साथ दूसरे से कमर को पकड़ रखा था। रांझना उसे देखने लगती है तो वही अस्तित्व भी उसे देख रहा था। कुछ पल तो वह रांझना को देखता है, पर सामने सीढ़ी को पूरा होता देख वह जल्दी से रांझना के साथ खड़ा हो जाता है। वह रांझना के हाथ को थाम लेता है। रांझना बस अस्तित्व को फॉलो कर रही थी। अस्तित्व जैसे ही अपना पैर बढ़ाता है, रांझना भी अपना पैर बढ़ा लेती है। ऐसे ही दोनों वहां से उतर जाते हैं।
उतरते ही अस्तित्व रांझना का हाथ छोड़ देता है। उनके पीछे तरंग भी आ जाता है। अब तीनों एक शॉप पर जाते हैं। तरंग रांझना से कहता है, भाभी आपको जितने भी कपड़े लेने हैं ले लीजिए। रांझना धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। शॉप में जो लड़कियां खड़ी थी उनमें से एक लड़की रांझना से पूछती है, आपको किस तरह के कपड़े चाहिए मैम। रांझना उस लड़की को देखती है। जाहिर सी बात है वो बता नहीं सकती थी कि उसे किस तरह का ड्रेस चाहिए। रांझना इधर उधर देखती है, तभी उसकी नज़र अनारकली सूट पर पड़ती है। रांझना उस ओर इशारा करती है। वह लड़की उसे लेकर आती है। वह सूट ज्यादा खास नहीं लग रही थी क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही कम था। अस्तित्व जब उस ड्रेस को देखता है तो तरंग को इशारे से कुछ कहता है, जिसके बाद तरंग उस लड़की से कहता है, आप इस तरह के थोड़े अच्छे ब्रांड की ड्रेस दिखाए। लड़की उसकी बात सुन अच्छे अच्छे अनारकली सूट लेकर आती है, जो ब्रांडेड थी तो उसकी प्राइस भी 50,000 से कम नहीं थी। रांझना को बहुत सारी ड्रेस पसंद आती है। वह सिलेक्ट करते करते साइड में रख रही थी। उसने ऑलमोस्ट 50 कपड़े सिलेक्ट कर लिए थे। उसने इन्हें भी लिए। उस वक्त अस्तित्व और तरंग दूसरी ओर देखने लगे थे। अब रांझना को यही रहना था, इसलिए तरंग ने उससे सब कुछ शॉपिंग करने के लिए कह दिया था। वैसे तो वो सब कुछ अस्तित्व के इंस्ट्रक्शन पर कर रहा था। शॉपिंग करते हुए करीब 1 घंटे बीत चुके थे। शॉपिंग होते ही तीनों वहां से निकल जाते हैं। रांझना को अब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वह कार में बैठती है। कार स्टार्ट होती है। रांझना को धीरे धीरे बहुत अजीब लगने लगता है। रांझना को बहुत बेचैनी होने लगी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम सी होने लगी। रांझना बेचैनी से शीट पर हाथ रखती है। वह छटपटा सी लगी। अस्तित्व का ध्यान तो फोन पर था। रांझना एकदम से छटपटाने लगती है। वह कार के दरवाजे को पीटने लगती है। अस्तित्व का ध्यान अचानक से ही रांझना पर चला जाता है। उसे इस तरह से छटपटा देख उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जोर से चिल्लाता है, स्टॉप। उसके स्टॉप बोलते ही कार रुकती है। रांझना जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा तक वह खोल नहीं पा रही थी। तरंग जल्दी से बाहर निकलता है और वह दरवाजा खोलता है। रांझना बाहर निकलती है और साइड में जाकर जल्दी से वोमिटिंग करती है। उसे ऐसा देखकर कोई समझ नहीं पाता कि आखिर रांझना को अचानक हुआ क्या। अस्तित्व भी बाहर निकलता है और थोड़ी दूर खड़ा होकर रांझना को देखने लगता है। उसके पैर जाने को बेचैन तो थे, लेकिन पता नहीं उसने रांझना से किस तरह की दूरी बनाने की ठान ली थी, वह तो वही जाने। रांझना वोमिटिंग करते करते रुक जाती है। तरंग जल्दी से उसके लिए पानी लेकर जाता है। रांझना पानी पीती है, फिर उसे भी अचानक से मुंह से बाहर कर देती है। रांझना अपने पेट को कसकर पकड़ लेती है और अचानक से रोने लगती है। जाहिर सी बात थी, उसके रोने की कोई आवाज नहीं थी। तरंग थोड़ा परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ भाभी। रांझना अपने पेट की ओर इशारा करते हुए रोने लगती है। उसके आंसू बह रहे थे। अस्तित्व भी अब उनके पास चला जाता है। वह जल्दी से रांझना के पेट पर हाथ रख लेता है। रांझना आंसू बहाते हुए अस्तित्व को देख रही थी। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। रांझना को फिर से बहुत अजीब लगने लगता है और वह फिर से छटपटाने लगती है। अस्तित्व उसे पकड़कर उसके गाल को थपथपाता है। रांझना की आंखें बंद हो गई थी। वह दर्द से बस छटपटा रही थी। रांझना को इस तरह से देख अस्तित्व भी जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और कार की ओर दौड़कर ले जाता है। वह रांझना को अपने साथ कार में बैठाता है और तेज आवाज में कहता है, चलो जल्दी हॉस्पिटल। डॉक्टर रांझना को चेक कर रहा था। रांझना इस वक्त चुप थी। उसने कसकर अपने पर को पकड़ा हुआ था। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देते हैं। कुछ देर बाद ही रांझना को थोड़ी राहत मिलती है। वह अपने पेट को भी धीरे धीरे छोड़ देती है। डॉक्टर रांझना के पास बैठा हुआ था। वह उससे पूछता है, क्या खाया था तुमने। रांझना चुप थी। डॉक्टर कुछ पल उसके जवाब का इंतजार करते हैं, पर जब रांझना कोई जवाब नहीं देती तो वह अब उससे कुछ नहीं कहते। वह उठकर अस्तित्व को साइड में लेकर जाते हैं। डॉक्टर अस्तित्व से कहते हैं, शायद इसने भूखे पेट कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। कुछ दिन आप इसे तेल का कुछ भी मत खिलाए, बस हेल्थी खाना ही खिलाए। अस्तित्व एक नज़र रांझना को देखता है। रांझना अब चुपचाप बैठी हुई थी। उसे देखने के बाद अस्तित्व कहता है, और कुछ तो नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर नमे सिर हिलाए कहता है, और कुछ तो नहीं है, बस आप इसे सही समय पर खाना दीजिए और हेल्थी खाना दीजिए। अस्तित्व अब कुछ नहीं कहता। वह सीधे जाकर रांझना को गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल से लेकर बाहर निकल जाता है। करीब रात के 10 बजे अस्तित्व रांझना को देख रहा था, जो बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसने फ्रूट कस्टर्ड खिलाकर उसे सुला दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने इस वक्त उसे थोड़ा खाने के लिए बोला था, वरना उसे फिर से वोमिटिंग हो सकती थी। अस्तित्व रांझना को कुछ पल देखने के बाद नीचे जाकर सोफे पर बैठ जाता है।
वह पहले अपनी आंखें बंद करता है, फिर कुछ सोचते हुए लैपटॉप ऑन करके सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसमें उसकी नज़र किचन पर जाती है। वह देख पा रहा था कि रंजना किचन में खुद खाना बना रही थी। उसका हाथ जल गया था और सब कुछ बहुत गड़बड़ हो रही थी। अस्तित्व ये देखते ही किचन में जाता है। इस वक्त किचन पर कोई नहीं था। वह कुछ बर्तन के ढक्कन को खोलता है, उसमें अभी भी रंजना के बनाए खाना थे। अस्तित्व पहले तो रोटी देखता है, जो रोटी जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रंजना ने ये सब दोपहर को खाने के लिए रखा था, लेकिन वह सो गई, जिस वजह से वह खा नहीं पाए। अस्तित्व सब्जी देखता है जो पूरा तेल में डूबा हुआ था। अस्तित्व एक चम्मच लेकर वह सब्जी थोड़ा सा लेता है और टेस्ट करता है। जैसे वह उस सब्जी को अपने मुंह में रखता है तो तुरंत वह वॉश बेसिन में जाकर उसे मुंह से बाहर निकाल देता है। ऐसा खाना तो गली के कुत्ते भी न खाए। नमक इतना ज्यादा था और वह अच्छे से पका भी नहीं। रंजना ऐसा खाना खा गई, ये सोचकर ही अस्तित्व को तो वोमिटिंग जैसा लगने लगा। अस्तित्व अपनी मुट्ठी कसता है और जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाते ही वो दोनों सर्वेंट आते हैं जो सुबह किचन में थे। अस्तित्व उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों से क्या कहा था? एक सर्वेंट जल्दी से सफाई देते हुए कहता है, सर आपने कहा था कि मैम को जो खाने का मन करे हम उन्हें बनाकर दे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब न में दिया, इसलिए उसने इतना ही कहा था। तभी अस्तित्व अचानक से चिल्लाकर कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। अस्तित्व उन दोनों को बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। वह गुस्से से इधर उधर देखता है। उसकी नज़र रंजना के बनाए गए खाने पर जाती है। अस्तित्व उस खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम दोनों ये खाना उठाओ और खाओ। दोनों उस खाने को देखते हैं। खाना देखने में ही बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा था। दोनों एक साथ अस्तित्व को देखकर कहती हैं, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। अस्तित्व अब अपने दांत भींचते हुए कहता है, मैंने कहा ये खाना चुपचाप खाओ। अस्तित्व की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह दोनों सर्वेंट आगे बढ़कर वह खाना प्लेट में लेते हैं और खाने लगते हैं। फर्स्ट बाइट लेते ही दोनों को मन करता है कि वह मुंह से निकाल ले, लेकिन अस्तित्व के होने की वजह से दोनों बहुत मुश्किल से उससे निगलते हैं। दोनों से वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। 2 बाइट खाते ही एक कहता है, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अस्तित्व अपने दांत भींचता है। उसे काफी तेज गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ इन सर्वेंट की वजह से रंजना को इतना खाना खाना पड़ा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे रंजना से बहुत फर्क पड़ रहा था, लेकिन क्यों, ये उसकी समझ से बाहर था। अस्तित्व बहुत तेजी से चिल्लाता है, गेट लॉस्ट। उसके इतना बोलते ही दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अस्तित्व कुछ देर वहां खड़े होकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, फिर उसकी नज़र फिर एक बार रंजना के बनाए खाने पर जाती है। कुछ सोचते हुए वह अपना कदम बढ़ाता है और उस खाने को प्लेट में निकालकर पहले रोटी का एक टुकड़ा करता है, जिसमें उसे बहुत मेहनत लगती है। वह अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी। अस्तित्व उस रोटी के बाइट को सब्जी के साथ खाता है। इस बार भी उसका वही हाल होता है। उसका मन करता है वह अपने मुंह से वह खाना निकाल दे, लेकिन उसे जैसे ही याद आता है कि रंजना ने सुबह यही खाना खाया, तो उसने भी अपने मुंह से वो खाना निकालने की गुस्ताखी नहीं की। क्योंकि गलती सिर्फ सर्वेंट की नहीं थी, उसे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। पर वह मीटिंग में इतना बिजी रहा कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। रंजना ने खाने का जितना बाइट लिया था, अस्तित्व उसे याद करते करते उतने ही बाइट लेता है। वह रंजना के उस वीडियो को याद करते करते खाना खाता रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को पनिशमेंट दे रहा हो, या फिर उस वक्त रंजना पर क्या बीती वो जानने की कोशिश कर रहा हो। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।